नमस्कार साथियों। और आप सब कैसे हो? आज अपने बात करने जा रहे हैं सल्तनत पर, जो कि हर कंपटीशन पे इसके अंदर से क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। और दूसरा, फर्स्ट ग्रेड यूजीसी ने अभी रीड किया, आगे आगे आगामी परीक्षा है, उसके लिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मैं आज जो टॉपिक बना रहा हूँ वो टॉपिक ये बना रहा हूँ कि पूरे सल्तनत काल के जो प्रमुख शासक है ना, उसके ऊपर मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक आधा पर्सन रिपीट होकर आता रहता है। तो मैं आज सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे काफी बार सर्च किया, पर इस तरीके से किसी ने डाटा डाला नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि नया काम करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक डाटा तैयार किया है कि ताकि पूरे इन शासक वर्ग की जो भी आपको मैं बोलकर इसके जो भी सन है वो सारा डाटा आज आपको क्लियर करूंगा। मैंने कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी जगह से डाटा निकालने का प्रयास भी किया, वो आज आपको अच्छे से डाटा देने का प्रयास करूंगा। तो आज अपने सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले सल्तनत है क्या। सल्तनत काल के अंदर देखो, सबसे पहले जो प्रमुख शासक थे, राजवंश थे, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको राजवंश के बारे में बताऊं। यहाँ पे टोटल बात राजवंश की अगर बात की जाए तो 5 राजवंश हुए थे। टोटल कितने राजवंश हुए थे? यहाँ से 5 राजवंश हुए थे। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 5 राजवंश हुए थे, उसके ऊपर अपने आज बात करेंगे। सबसे पहले कौन आया था? कई बार इनका काफी पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजवंश कब आया था, कैसे नहीं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले राजवंश था जिसको अपने गुलाम राजवंश के नाम से जानते। गुलाम गुलाम राजवंश या गुलाम वंश, ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरे की अगर बात की जाए, ये गुलाम वंश खत्म होता है तो दूसरा वंश कौन सा आता है? भाई खिलजी। खिलजी वंश आ जाएगा। तीसरा अगर बात की जाए, तीसरा कौन सा आ जाएगा? खिलजियों को खत्म करने के बाद में कौन आता है? तुगलक। और तुगलक को खत्म करने के बाद में कौन सा आता है? सैयद। उसके बाद एक पांचवा जो वंश आता है वो कौन सा आता है साहब? है लोधी वंश। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। अब इनमें से क्या प्रश्न बनते हैं? देखो, मैंने आपको 500 की टाइम पीरियड बता दिया। सबसे पहले इनका समय बता देता हूँ, एक कालखंड और बता देता हूँ आपको, उसके बाद में थोड़ा टाइम बता। देखो, यहाँ पे सबसे पहले की बात की 1206 के अंदर ऐबक ने इसकी क्या करी? स्थापना करी। 1290 तक ये चलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का पहला शासक था। याद रखना, इधर लिख देता हूँ ऐबक। और अंतिम शासक यहाँ का कौन था? क्यूमर्स। क्योंकि इसे 3 साल का बचा था। अगर क्यूमर्स कभी नहीं आए तो केकुबाद तो आता है यार, केकुबाद, ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रख लेना। तो सबसे पहला शासक ऐबक, और सबसे अंतिम रास्ता कौन था? क्यूमर्स आ जाएगा। 3 साल का था, इसे बाद में मार दिया गया था। परंतु आप केकुबाद, क्यूमर्स नहीं आए तो कौन सा नाम आप याद रख सकते इसके अंदर? केकुबाद। नेक्स्ट जो शासन था वो कौन सा था? खिलजी का। खिलजी की अगर बात की जाए 1290 से स्टार्ट होता है, 1320 तक रहता है। यहाँ पे आप देख लेना, पहला शासक कौन सा होता है? गयासुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालू खिलजी से लेकर यहाँ पे शासक जो अंतिम शासक रहता है वो खुसरो शाह रहता है। खुसरो शाह कैसे रहता है? क्योंकि मुबारक शाह जो होता है, ऐसे अगर बात कीजिए ऑल ओवर तो मुबारक शाह इसका अंतिम शासक रहता है, परंतु खुसरो शाह ने क्या किया? नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि लेकर राजा बन जाता है और इसे खत्म कर दिया जाता है बाद में जीटी के द्वारा। तब बाद में क्या होता है, अगर बाई चांस कभी ये नहीं है, मुबारक शाह नहीं आए, तो नाम कौन सा आएगा? खुसरो शाह। तो जलालुद्दीन से लेकर खुसरो शाह, यहाँ के कुछ शासकों के नाम अपने पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। इस वंश के अंदर कौन सा? जलालुद्दीन। उसके बाद लास्ट शासक कौन सा आ जाएगा? अपना खुसरो शाह। क्लियर बात? आगे अपने बात कर लेंगे तुगलक। तुगलकों की अगर बात की जाए 1320 से लेकर 1414, पहला शासक कौन सा आएगा इसका? जीटी। क्लियर? यासुद्दीन तुगलक। और अंतिम जो शासक इसका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? अपना आरिज दौलत। अब देखो आरिज दौलत क्यों? मतलब आरिज दौलत था 1414 में खत्म होता है। उससे पहले शासक था, मोहम्मद नाम से शासक था। वो लगभग शासन जो करता है 1412 तक करता है, पर तो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। होने के बाद में क्या नेक्स्ट जो शासक बनता है, इसके अंदर गुलाम था ये, और ये था, ये क्या बन जाता है? वहां पे शासक बन जाता है। इसका भी थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना। आरिज दौलत आप देखोगे किताबों के अंदर तो आपको कई बार डाटा में क्या मिलेगा? कंफ्यूजन मिलेगा, तो सही विवाद मिलेगा। परंतु मैंने यहाँ पे जो डाटा दिया वो एकदम संतोषजनक, और क्वेश्चन आया हुआ पेपरों में उसके हिसाब से डाटा दिए। हालांकि इसके नंबर दूसरा आएगा, मैंने उसका भी आपको बता दूंगा, पर इसका रीजन आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा। अब अपने बात कर ले सैयद के अंदर। तो इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए सैयदों का, 1414 से लेकर 1514 तक। क्लियर बात? 51 तक। इसकी अगर बात कीजिए शासक की, तो यहाँ का पहला शासक कौन सा था? खिजर। और अंतिम शासक कौन सा? आलम शाह। आलम शाह ये आ जाएगा। तो ये इनका शासन काल का टाइम पीरियड भी याद रख लेना। और इसका कौन सा? 1451 से लेकर 1556
26। तो पहला शासक कौन सा आता है, वही बहलोल लोदी, बहलोल। और अंतिम शासक कौन सा आ जाएगा, इब्राहिम। क्लियर। ये शासकों का ये क्रमवार है, ये विशेष रूप से याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। रीट के लिए भी एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से मिलान वाला प्रश्न कभी आए तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर, ये मैंने आपको डाटा दे दिया। क्लियर। अब अपने बात कर रहे हैं कि इसके अंदर से दो डाटा और आते हैं कि इसमें कौन सा वंश सिया है और कौन सा वंश सुन्नी है। बहुत सारी किताबें हैं उसके अंदर सारे इनको क्या मानते हैं, सुन्नी मानते हैं, परंतु इनमें से एक ऐसा वंश है जो कौन सा है, सिया है। तो ध्यान रखना, मैं इसकी भी एक डाटा दे देता हूं आपको। ये वंश कौन सा है, सिया। जो सैयद वंश था ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का मानता था, वंशज मानता था, और ये मानते थे कि ये लोग क्या है, सिया है। तो ये ध्यान रखना। इनके अलावा ये भी सुन्नी है, ये भी सुन्नी है, याद रख लेना भाई। और इनमें से एकमात्र ये वंश जो कौन सा था, अफगान वंश। ये ध्यान, अफगान वंश से संबंध रखने वाला वंश ये था। तो ये अपने इसी टॉपिक के अंदर से अपने पहले क्या कुछ 5-7% बनाए। कैसे, देखो पहले दिन का वंश जो है कालक्रम बता दिया कि गुलाम वंश आ गया, तुगलक खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, सैयद आ गया, लोदी आ गया, ये अपने बात कर ली। उसको अलावा अपने के कालक्रम पे बात कर ली। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से कौन सा बन गया, इनमें पहला संस्थापक कौन है, ठीक है। उसके देखो संस्थापक सभी के संस्थापक बता दिए मैंने। यहाँ से कौन सा डाटा मिल गया आपको, संस्थापक, ठीक है। ये अंतिम शासक मिली है। तो ये आपका ये डाटा आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन सा सी है, कौन सा शून्य, इस पर भी अपने क्या कर ली, बात कर ली। और यहाँ पे ये देखना कौन सा प्रथम अफगान वंश था, कौन सा था, लोधी था। और दूसरा वंश आपको पता है इसी दिल्ली सल्तनत में कौन सा बनता है, सूर्यवंश बनता है। क्लियर बात। तो ये अपने यहाँ से अपने डाटा पढ़ लिया। अब अपने बात करेंगे जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो डाटा कौन सा आएगा, इसके अंदर अपने बात करेंगे। तो ये अपने राजवंश से संबंधित जानकारी ले ली। अब अपने बात करेंगे, देखो आगे जो टॉपिक है, इसके जो वंश के शासक थे उनको मैं आपको एक इंडेक्स बना के दे देता हूँ ताकि आप आसानी से याद कर लेना। उसके लिए मैंने ट्रिक्स भी बना रखी है, तो वो चीज आपको आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं सल्तनत काल के पहले जो गुलाम वंश था उस पर अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वंश था वो कौन सा था, गुलाम। कौन सा वंश था, गुलाम वंश। अब देखो गुलाम वंश के अंदर भी अगर बात की जाए इस राज सल्तनत काल के अंदर सबसे पहले गुलाम वंश ने राज किया था। क्लियर। अब इसे गुलाम वंश भी कहते हैं, आदि तुर्क भी कहते हैं, ठीक है, मामलुक वंश भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये इसके कुछ अन्य नाम भी है, देखो, ठीक है। आदि तुर्क तो इसलिए कहते हैं कि सबसे इसी सल्तनत के अंदर सबसे प्राचीन जो वंश था वो यही था। मामलुक किसको कहते हैं, जो गुलाम वंश, इसके अंदर माता पिता क्या हो, जो गुलाम और बाद में क्या हो, आजाद हो, इसलिए इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन वंश के अंदर, इस वंश के अंदर भी कुछ नाम आते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर क्या, इस वंश के अंदर भी अपने क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। कैसे, सबसे पहले अगर बात कीजिए कुतुबी वंश, दूसरा शमसी, तीसरा कौन सा आएगा, बलबनी। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहीं से घुमा फिरा के, थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे प्रश्न पूछ लेगा। कुतुबी वंश कौन सा है, शमसी वंश के अंदर शासक कौन सा है, और बलबनी वंश के अंदर। सबसे पहले देखो मैं आपको करूंगा जिसके अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की जाए तो 1206 से लेकर 1210 तक ये क्या करते हैं, शासन। क्लियर, पहला शासक। दूसरा शासक कौन सा आगे, आराम शाह, आराम शाह। क्लियर भाई। तो दूसरा शासक कौन सा आगे, आराम शाह। लगभग ये 1 साल तक शासन में रहता है, 1210-11 यहाँ तक शासन करता है। और उसके बाद में शासन इसका क्या हो जाता है साहब, खत्म हो जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना विशेष रूप से। तो यहाँ से ये डाटा अपना क्लियर। पहला कुतुबी वंश के 2 शासक याद रखना, कौन सा, ऐबक, और दूसरा कौन सा, आराम शाह। क्लियर। उसके बाद में शमसी वंश के अंदर इल्तुतमिश, क्लियर। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो शमसी वंश का संस्थापक कौन सा था, इल्तुतमिश था। अब देखो इसके अंदर अगर बात कीजिए, इसका टाइम पीरियड बताऊं 1211 से लेकर 36 तक का इसका क्या था साहब, टाइम पीरियड था। उसके अलावा इसके अंदर जो और उत्तराधिकारी दे शमसी वंश इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाएगा, संस्थापक इसको बोला जाएगा, ये रहा। मैं आपको साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ, संस्थापक। क्लियर। दूसरा, इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, वास्तविक
संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जड़ों को मजबूत करने का काम किया था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये बात भी आप विशेष रूप से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में इसके जो उत्तराधिकारी था कौन सा? रुकनुद्दीन, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में हालांकि इसने उत्तराधिकारी अपना किसको घोषित कर दिया था? रजिया सुल्तान को घोषित किया। वो भी आपको डाटा जब अपने करेंगे इस टॉपिक को, अभी मैं सिर्फ पूरे राजवंश के जो शासक है उनकी आपको इंडेक्स दे रहा हूँ, साथ साथ में इनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ। क्लियर? इसका जो उत्तराधिकारी है कौन सा? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन की अगर बात कीजिए थोड़ा सा समय तक रहता है, 1236 के अंदर, वो 4-5 महीने के अंदर, 4 माह के या 5-6 माह के लिए क्या बनता है? शासक बनता है, ठीक है। नॉर्मल सा कठपुतली सरकार की तरह में इसको बिठाया गया था। उसके बाद में क्या होता है? बिठाया तो क्या किया था? इसकी जो इल्तुतमिश की जो पत्नी थी, इसने क्या किया? रुकनुद्दीन को क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। शासक क्या? वो पूरा का पूरा इस पे अपना अधिकार जमा के रखती थी। इल्तुतमिश की जो बीबियां थी उस पर क्या करते थे? वो अत्याचार वगैरह करते थे। जो इल्तुतमिश के खास थे उन सबको क्या करवा दिया? इसने करवा दिया था। फिर रजिया जो सुल्तान थी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में आप बता देता हूँ। 1236 से लेकर 1240 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। और लास्ट में रजिया गुंडों में फंसकर लास्ट में क्या हो जाती है? मर जाती है। वो आपको बहुत अच्छे से इसकी कहानी, प्रेम कहानी वगैरह बताएंगे। और लास्ट में क्या, 400-500 साइड में क्या हो जाती है? ये जाते पहले वो गाना बना था, रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है। तो वहां से अपने बात करेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे से बात करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में अगर बात की जाए, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो शासक बनता है इसके बाद में बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह जो शासक बनता है वो 1240 से लेकर 42 के बीच में, ठीक है। बहराम शाह जो शासक बनता है, ठीक है, इसने भी थोड़ा बहुत काम किया था, कोई ज्यादा इतना कोई कार्य था नहीं इसके काल में। उसके बाद में अगर बात कीजिए, उसके बाद में अगर बात कीजिए मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, क्लियर। इसका जो शासन काल रहता है 1242 से 46 के बीच, ये भी ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए कौन सा? नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद, ठीक है। इसका जो शासन काल रहता है 1246 से लेकर 1266 तक इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, विशेष रूप से जो शासन काल के अंतर्गत रहते थे वो कौन सा आ जाएगा? नसीरुद्दीन तक ये टाइम पीरियड रहता है। और इस शमसी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, क्लियर बात। तो ये आप विशेष रूप से याद रख लेना। इसके जो शासक है कौन से शमसी वंश से संबंध रखने वाले थे, याद रखना। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा अपना? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये कुछ शासक आ जाएंगे। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इस वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन सा था? अपने बात करेंगे कौन सा? बलबन, बलबन। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना बलबन के बारे में। इसने गयासुद्दीन बलबन की क्या ली थी? उपाधि थी गयासुद्दीन बलबन। इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1266 से लेकर 87 तक इसका क्या रहता है? साल टाइम पीरियड रहता है। बलबन की क्या हो जाती है बाद में? 87 में मृत्यु हो जाती है। बलबन के बाद में इसका जो शासन आगे उत्तराधिकारी रहता है वो किसको नियुक्त कर देता है अपना? ये केकुबाद को, केकुबाद को। ये कुछ समय तक शासक रहता है। ये 1289 तक ये क्या रहते हैं? शासक रहता है। और 1289, देखो यहाँ पे अगर बात कीजिए 89 से 90 के आसपास में थोड़ा सा 1 साल तक शासक रहता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसकी क्या हो जाता है बाद में? इसकी क्या कर देते हैं साहब? हत्या करते हैं। उसके बाद में अंतिम अगर सीधा सा कभी केकुबाद आ जाए तो ठीक है। अगर केकुबाद के अलावा यहाँ पे कैमूस नाम से एक शासक का नाम आ जाए, इसका नाम ध्यान रखना। 1290 के अंदर इसका क्या हो जाता है? शासन खत्म हो जाता है। तो ये इस पूरा गुलाम वंश के जो शासक है इसके मैंने आपको पूरा नामकरण दे दिया, पूरा किस तरीके से इसका साथ टाइम पीरियड था वो भी आपको विशेष रूप से दे दिया। देखो क्या करे, कुतुब वंश के शासकों के नाम ध्यान रखना। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का शॉर्ट में नाम लिख ले। आपको पता है कुतुब मीनार बनाई गई है। आपको पता है कुतुब मीनार जो बनाई गई थी किसकी समृद्धि में बनाई गई? तो भूतियार की जो एक सूफी संत थे उनके समृद्धि के अंदर ये बनाई गई थी। आराम से आ जाएगा शासक 2 नंबर पे। 3 नंबर पे अगर बात की जाए कौन सा आ जाएगा अपना? इल्तुतमिश। 4 नंबर पे कौन सा? रुकनुद्दीन आ जाएगा। 5 नंबर पे कौन सा आएगा अपना? फिरोज अपने रजिया। और उसके बाद में कौन सा? बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा? नसीरुद्दीन मोहम्मद आ जाएगा, ठीक है। और एक प्रकार से दरवेश था, इसका उपनाम भी आता है दरवेश,
ठीक है, बहुत शांत आदमी था बेचारा, ठीक है, कोई काम मतलब नहीं, लड़ाई दंगे से बिल्कुल दूर था। पूरा काम-काज किसको दे रखा था अपना, बलबन भाई साहब को देता था। बलबन जिसको मारना था उसको मारता था, जिसको रखना था उसको रखना था, बस बलबन का काम था। ये अपने आप में बेचारा सारा दिन कुरान की प्रतियाँ लिखता था, टोपियाँ बनाता था और बेचता था। शांत स्वभाव का आदमी था, ठीक है। और बलबन इस समय के अंदर उत्कर्ष हो गया था बलबन का। उसके बाद में बलबन का जो उत्तर दिखाया था वो कौन था, केकुबाद था। केकुबाद भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो कैनियर्स नाम आए तो आप कभी ऐसे नहीं करना कि आपको पता ही नहीं, तो ये चीज आप विशेष रूप से याद रख लेना। तो ये अपना कौन सा जो गुलाम वंश के प्रमुख रूप से शासक। अब आपको इसकी मैं साइड में ट्रिक लिख रखी है, अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो एक ट्रिक को आपने लिख लेना। देखो एक बार आराम से इल्तुतमिश को रोक देता है, एक बार क्या करता है आराम से टीटू को रोक देता है, इल्तुतमिश को रोक देता है, भाई रुक, अड़वाद नहीं करनी है, पंगे नहीं करनी है। रजिया ने क्या किया, फिर दर मसूद को क्या किया, नासिर बलवन के पास में भेज दिया। क्यों भेजा वो उनका मतलब था, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखना। ऐबक जो है, ऐबक ने आराम से किसको रोक दिया, इल्तुतमिश को रोक दिया। फिर रजिया ने क्या किया, बेरे मोहम्मद नसीर जो मसूद सा है, बेरे मसूद को किसके पास भेज दिया, नसीर मोहम्मद के पास में भेज दिया। क्यों लिखा है तो क्यों नाम आप इसको याद रखना, के बाद नाम से याद रखना। ये इस वंश की क्या मैंने ट्रिक्स भी दे दी, इस वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानकारी दे दी। ये सन भी याद रख लेना और इनके जो स्टोरी बताई थोड़ी थोड़ी वो भी आप याद रख लेना, बहुत अच्छे से आप इसको अपने पढ़ेंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं अपने जो दूसरा राजवंश है उसके बारे में, क्योंकि ये जो राजवंश है इनके शासकों से संबंधित जो सवाल होते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, तो वो एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जल्दबाजी में अपने क्या कर देते हैं, कोई आंसर कर देते हैं। पर ये जो ट्रिक्स मैंने बताई है उसको आप एक दो बारी पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, साहब याद हो जाएगा। दूसरा जो अपना रहता है कौन सा आएगा इसके अंदर, खिलजी वंश। खिलजी वंश खज्जर प्रदेश के थे इसलिए इसका नाम क्या आ गया, खिलजी वंश। और इसका टाइम पीरियड आपको पता है 1290 से 1320, ये टाइम पीरियड इनका विशेष रूप से याद रख लेना। तो इसके अंदर अगर अपने देखा जाए तो कौन सा राजवंश आ जाएगा अपना, खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर अपने कुछ शासकों के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एक नंबर पे शासक आएगा कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। दो नंबर पे शासक पहली बार, इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो कौन सा 1290 से 96, थोड़ा सा टाइम पीरियड रहता है। आपको पता है कौन से राजवंश को खत्म किया था इसने, गुलाम वंश को खत्म किया। गुलाम वंश खत्म करने के बाद में जो नया शासन आता है वो कौन सा आता है, जलालुद्दीन खिलजी का आता है। और दूसरा नंबर AK-47, इसको अपने AK के नाम से याद रख लेना। AK-47 की भाई साहब अगर मेरे से कभी कोई पर्सनली पूछे ना कि आपको सल्तनत काल में सबसे इंटरेस्टिंग करेक्टर किस व्यक्ति का लगता है, तो भाई साहब मेरे को तो लगता है जलालुद्दीन खिलजी। इस बंदे ने जो आज भारत सरकार योजना लेके आ रही है, राशनिंग प्रणाली की योजना लेके आ रही है, गरीब लोगों को किस तरीके से मुआवजा देना है, क्या देना है, कितनी, सब चीज ये करके बैठा था बंदा, ठीक है। ये बंदा वास्तव में था और इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर अपने हिसाब से कार्य किए थे, ठीक है। करेक्ट। तो आप स्वभाव का आदमी था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है, लगभग अपना 1200 सॉरी 1296 1313 के आसपास तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना। सॉरी 16 तक इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 16 तक, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद में शहाबुद्दीन उमर एक शासक बनता है, कुछ समय के लिए बनता है। शहाबुद्दीन उमर थोड़े से समय के लिए बनता है, 16 की बात 1316 में कुछ समय के लिए बनता है। उसके बाद में जो नया शासक बनता है वो कौन सा बनता है, मुबारक। तो मुबारक शाह के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। 1316 से लेकर 20 तक ये शासक रहता है। और अंतिम शासक मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, मुबारक शाह का बताया जाता है कि एक जो कह सकते हैं कि इसका एक सेनापति मान लो, वजीर मान लो, कुछ भी मान लो, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, 20 के अंदर ये क्या हो जाता है, मर जाता है। इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना भाई, नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। तो कुछ मैंने आपको बताया किसके बारे में, खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में बता दिया। इसके लिए आप ध्यान रखना, जल्ला अल्लाह उमर को मुबारक देने कौन गया, खुसरो आया था। किस इसके अंदर आप याद रखना, जल्ला अल्लाह
उमर को मुबारक देने के लिए कौन आता है? खुसरो आता है। ठीक है, तो इसकी आप ट्रिक याद रखना। जलाल से बना दिया जलालुद्दीन, अल्लाह से बना दिया अलाउद्दीन, उमर से बना दिया सहाबुद्दीन उमर, मुबारक से क्या बना दिया अपने? मुबारक शाह। और खुसरो, खुसरो आया इसको क्या देने? मुबारकबाद देने के लिए आया कि भाईड़ा आपकी बात तो तेरे को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, यहाँ से भाग ले, 9-2-11 हो ले, नहीं तो तेरे को क्या करेंगे? यहाँ से काटेंगे। तो ये थोड़ा सा बात आज जो खिलजी वंश है उसके शासन काल के अंतर्गत जो शासक आए थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर बात? अब अपनी बात कर लेते हैं। नया जो शासन वंश आया था वो कौन सा आया था? तुगलक। तुगलक के बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। तो मैं राजवंश के बारे में थोड़ी ये जो जानकारी दे रहा हूँ आप इसको अच्छे से लिख लेना। आप इसके क्या बना लेना? इंडेक्स बना लेना, ताकि आपको पूरा डाटा मैंने आपके लिए कवर कर दिया। 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, इसके अंदर अपने क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे वाला जो शासन पीरियड कौन सा आता है? तुगलक। तुगलक, तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के अंदर अगर बात की जाए, सबसे पहले आएगा शासक जीटी। जीटी के नाम से गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पहले नंबर पे। 2 नंबर पे अपनी बात करते हैं एमवीटी के बारे में। एमवीटी में इसको मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी उपाधियां नाम वगैरह जब अपने इसको पढ़ेंगे तो बताएंगे। एफएसटी, ठीक है, एफएसटी। इसका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा। उसके बाद में देखो शासक, कुछ शासक जो बचे थे, देखो फिरोज शाह तुगलक की अगर बात की जाए तो फिर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट शासक जो आएगा जीटी2। जीटी2 की अगर बात की जाए तो मैंने इसके नाम है गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से कुछ शासकों के नाम है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कुछ शासक थे। इसके अंदर टाइम पीरियड की अपनी बात कर लेंगे धीरे धीरे। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए 1320 से लेकर 25 तक अगर बात की जाए, तो शासन के अंदर 25 तक शासन की अगर बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात की जाए 1325 से 51 तक कौन आ जाएगा? अपना एमबीटी भाई साहब। शानदार शासक था सल्तनत काल के अंदर। इसके बारे में बहुत अच्छी सी रोचक रोचक बातें आपको बताऊंगा। एक दिन इसको अपने सीधा रिपोर्ट कर लेंगे, ताकि इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस पे बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक पे बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पे बात करेंगे। मेरे को 5 कैरेक्टर बहुत शानदार लगते हैं, इन पर अपने बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या करें? 1351 से लेकर 88 तक कौन शासक रहता है? अपना फिरोज शाह तुगलक शासक रहता है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद में कौन सा रहता है? गयासुद्दीन तुगलक। ये आपको थोड़ा सा समय के लिए शासक रहते हैं, 88 से 89 के बीच में। ये इतने समय के लिए क्या रहता है? शासक रहता है। उसके बाद में जो नया शासक आता है वो कौन सा आता है? अब अपने बात करेंगे अबू बकर के बारे में। नेक्स्ट शासक कौन सा आता है? 5वां अबू बकर के बारे में, बकर शाह। ठीक है, कुछ समय के लिए शासक रहते हैं, 1390 तक ये शासक रहता है। कोई खास इसका शासन काल के अंदर कोई ज्यादा योगदान नहीं था। 5वें की अगर बात की जाए नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 1390 से 94 के बीच में, ये इसका शासन पीरियड रहता है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। उसके बाद में एक जो शासक रहता है 94 के अंदर, उसके बाद में कुछ समय के लिए शासक बनता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन नाम से शासक बनता है अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन जो शासक रहता है, अलाउद्दीन अगर सिकंदर शाह जिसको बोलते हैं अपने, एक अलाउद्दीन सिकंदर। कुछ ही समय के लिए क्या रहता है? शासक रहता है, लगभग 1394 के अंदर। ठीक है, कई किताबों में मिलता है 99 तक नहीं, वो गलत है, ध्यान रखना। इसके अंदर कुछ ही समय के लिए 4-5 महीने के लिए क्या बनता है? शासक बनता है। इसके बारे में आप ध्यान रखना। फिर शासक जो बनता है वो 7वां शासक कौन सा बनता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद सेकंड। ये शासक रहते हैं लगभग 1394 से लेकर लगभग 1412 तक। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक शासक के बारे में बताया, आरिज दौलत के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरिज दौलत के बारे में। आरिज दौलत के बारे में ये शासन रहता है लगभग 1214 तक, ये शासन काल में रहता है। तो ये अपने कौन से तुगलक वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में और वापस इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता दें। देख, सबसे पहले जीटी के बाद एमबीटी, एफएसटी। ये तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद हो जाए। यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा
यहाँ पे याद में क्या उग चुक हो जाए डाटा मेल तेरे भूल डाल जाओ सारों की। अब क्या करना याद करना वास्ते थोड़ी सी मैं ट्रिक बनाई और थोड़ी सी दिमाग में डाली याद दे जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करे, जीटी एमबीटी और एफएसटी तो याद रहे, इनका शासनकाल भी अपने 1320 से 25, फिर 25 से 51, 51 से लेकर 88 तक ये शासनकाल में रहते हैं। उसके बाद में थोड़े से समय के लिए कौन शासक बन जाता है, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड बनता है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर कई बार रोल विदोल होता है काम। ठीक है, तो यहाँ पे रोल विदोल करना नहीं है, अपने को राह याद रखना है, उसके लिए मैंने ट्रिक बना दी, वो याद कर लेना। ठीक है, 88 से 89 तक ये क्या रहता है शासनकाल में। अबू बकर शाह 90 में रहता है, थोड़ा सा समय के लिए शासनकाल में आता है, लगभग 5-6 महीने के अंदर शासन में रहता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में बात कर रहे हैं, 90 से लेकर ये 94 के अंदर शासक रहता है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की बात की 94 के अंदर कुछ ही समय के लिए क्या बनता है शासक बनता है। उसके बाद में अगर बात कीजिए नसीरुद्दीन मोहम्मद सेकंड के बारे में याद रखना, इसी के समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर का आक्रमण अपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके अंदर मैंने बताया था मल्लू इकबाल के बारे में बताया था, मल्लू इकबाल। ठीक है, मल्लू इकबाल के बारे में आपको बताया था मैंने। और दिल्ली आपको पता है लगभग 10 साल तक अघोषित राजधानी के रूप में रही थी, 95 से लगभग 5 तक के आसपास में अघोषित राजधानी के रूप में रही थी, ये भी अपन बात कर चुके हैं। और उसके बाद में क्या होता है, दौलत तारीख इसकी क्या हो जाती है, कैथून के आसपास में आते हैं, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो आरिस था वो क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, और 2 साल तक ये सुल्तान के पद पर रहे। उसके बाद में जो नया शासन आता है वो कौन सा आता है, सैयद वंश का आता है। अब अपने सैयद वंश के बारे में कुछ शासक है उन पर अपन बात कर लेंगे। फिर मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, क्या गया मोहम्मद, फिर क्या पे गया, गया मोहम्मद। ठीक है, गया से गयासुद्दीन, मोहम्मद से एमबीटी, उसके बाद फिर से क्या आ गया, फिरोज आ गया, फिर वापस से गया, गया से कौन सा आ गया, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आ गया। फिर अब वो आएगा नसरत, नसरत भी आता है, और इसका मैं साइड में देखो नसरत भी आता है, नसीरुद्दीन भी आता है, क्लियर ध्यान रखना। उसके बाद में सिकंदर शाह, मैंने आपको यहाँ पे लिखा सिकंदर शाह, और उसके बाद लास्ट में कौन सा आ जाएगा अपना, मैंने अपनी साइड से अपने जोड़ के लिखा कौन सा, ये दौलत आरिस के बारे में आ जाएगा, सिकंदर मोहम्मद के बारे में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने क्या कर ली, टॉपिक को पढ़ लिया। अब अपने क्या कर लेते हैं, इसको वापस से आगे वाला जो खिजर वंश है वो बचा हुआ सैयद वंश, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और उसके बाद में लोधी के बारे में आएंगे, लोधी वंश के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट करके अपनी ये वीडियो पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलो भाई आगे अपने करते हैं। देखो आगे अपने बात करते हैं किसपे, खिजर या सैयद वंश पे। ठीक है, सैयद वंश को अपने पढ़ेंगे टॉपिक में। मैं सोच रहा हूँ इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, इसके लोधी वंश की और सैयद वंश की, पहले इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और धीरे धीरे जो बड़े बड़े कैरेक्टर है उनकी और अपने क्या बड़ी वीडियो बना लेंगे। ठीक है, इस पर भी लगभग मेरे को लग रहा है 30-35 की वीडियो बननी है, 30-35 मिनट की। ठीक है, मैं इसलिए बोर्ड पे पहले लिखाने है, मैं इसलिए ज्योग्राफी से स्टार्ट करके वो क्या है कि पहले इसको सोच रहा हूँ जब तक अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा रनिंग में हो, इसलिए पहले पहले थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊं। अभी एक बच्चे ने बोला कि सर हमें तो ट्रिक बना के समझाना, तब मैंने क्या किया, तो सा वीडियो इसके लिए रिकॉर्ड अलग से, क्योंकि टिपिकल टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बिना ट्रिक के अंदर ये याद नहीं रहती सारी जिंदगी। ठीक है, तो अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, खिजर के बारे में। सबसे पहले इसका शासक कौन रहता है साहब, खिजर का। खिजर का इसका शासक रहता है, आपको पता है 1414 से लेकर 21 तक ये क्या रहता है शासक। 2 नंबर पे कौन आता है, मुबारक। मुबारक शाह इसका शासक रहता है। ठीक है, मुबारक शाह जो शासक रहता है वो कितने साल तक रहता है, 34 तक ये शासक रहता है, 34 तक। उसके बाद में अगर बात करें मोहम्मद शाह बन जाता है शासक इसका, मोहम्मद शाह। उसके बाद में शासक की अगर बात की, मोहम्मद शाह के बाद में लास्ट जो शासक बनता है कौन सा, आलम शाह। आलम शाह। तो ये कुछ शासक थे इसके अंतर्गत, हमने बात कर लेते हैं। इसके 34 से 45 तक रहते हैं, 34 से 45 तक। और लास्ट जो शासक रहता है 45 के अंदर, इसकी क्या है, लगभग ये जो आज की जगह 45 से लेकर 51 तक। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो होती है लगभग 76 में होती है, 1476 में, याद रखना। इसके बारे में तो बता देता हूँ, ये क्या होता है कि लास्ट में कहां पे चला जाता है, बदायूं में चला जाता है, बदायूं। और बदायूं इसकी कब मृत्यु होती है, अब तक मृत्यु कब हो रही है, चंद्र में। आप अपनी वंश खत्म कर रहे हैं 1451 के अंदर ही, परंतु आप ध्यान रखना इसकी मृत्यु कब हो रही है, 1476 के अंदर। और बदायूं में इसकी मृत्यु क्या होती है, लास्ट के अंदर क्या होता है कि इससे जो जितने भी ये क्या होता है कि दिल्ली को छोड़कर बदायूं रहने लग जाते हैं। और उसके बाद में इसने क्या होता है, जब अपने बहलोल लोधी को इसने बुलाया था, क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण हो रहा था और इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि दिल्ली को बचा सके, तो इसने बहलोल लोधी को बुलाया, समाना का जो गवर्नर था, इसको बुलाया। बुलाने के बाद में इसको उपाधि दी की, ठीक है, बेटे की उपाधि दी। उसके बाद में इसको क्या किया, गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किया दिल्ली की रक्षा करने के लिए। बहलोल लोधी ने 3 दिन के अंदर दिल्ली को सुरक्षित कर लिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि बहलोल लोधी को अपने यहाँ पे संभालने के लिए, दिल्ली संभालने के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, बाद में दिल्ली को छोड़कर कहां पे चला जाता है,
बदायूं चला जाता है और बदायूं के अंदर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को बोलते हैं 76 में होती है, 1476 में। परंतु अब देखो 46 47 में लगभग 1447 में, सॉरी 1447 में दिल्ली को ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। इसने दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला गया। तो फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार था, उसने लिखा था कि इनका जो स्टार्ट होता है, सैयदों का स्टार्ट कहां से होता है, मुल्तान से। मुल्तान से शुरू होता है, मुल्तान से शुरू होकर बदायूं में खत्म। ये लिखता कौन, फरिश्ता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये अपना राजवंश के कुछ शासक थे, इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। क्या खिजर ने मुबारक होकर मोहम्मद को क्या दिखाया, आलम दिखाया। तो इस तरीके खिजर से, खिजर कहा गया, टाइम पीरियड भी आपको बता दिया 1414 से लेकर 21 तक। उसके बाद मुबारक को तो देखा क्या कह रहा है, खिजर ने मुबारक होकर, खुश होकर क्या हुआ, 21 से लेकर 34 तक रहता है। उसके बाद मोहम्मद शाह कौन सा, 34 से 45 तक। उसके बाद में आलम शाह का 45 से 51 तक। हालांकि उसकी मृत्यु कब होती है, 1476 के अंदर। बदायूं को छोड़ देते हैं 47 के अंदर। उसके बाद नवीन जो शासक आता है वो कौन सा आता है, अपना अपना आता है लास्ट में लोधी वंश। इसके बारे में थोड़ा सा बना देते हैं, डाटा है थोड़ा सा, वो अपने जिक्र कर लेते हैं इसके बारे में भी। चलो, और जो नया राजवंश आता है वो कौन सा आता है, लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश कौन सा था, प्रथम अफगान वंश। आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रथम अफगान वंश। क्लियर बात। तो प्रथम अफगान वंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखा जाए इसमें, देखो पहला शासक कौन सा आता है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अगर बात की जाए तो कौन सा, सिकंदर लोधी, ठीक है। और तीसरा जो शासक आता है वो कौन सा आता है, अपना इब्राहिम लोधी। ये आप 3 शासकों में ध्यान रखना। इब्राहिम लोधी की अगर बात की जाए तो पानीपत के युद्ध में, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, क्या होता है, वर्सेस बाबर। खत्म होने के बाद में बाबर ने किस वंश की स्थापना कर दी, मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना। तो मैंने आपको इतने सालों का जो टाइम पीरियड था, वो सारे शासकों का टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया। ये चीज आप विशेष रूप से याद कर लेना। तो यहाँ पे याद रखना भाई, ठीक है। तो ये राजवंश अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका टाइम पीरियड अगर बात की जाए, अपने पहले राजवंश की अपने बात कर चुके थे, 1451, लगभग 88 तक शासन रहता है इसका। उसके बाद में इसका 88 से लेकर 1517 तक, और इसके बाद 17 से लेकर 26 तक इसका क्या रहता है, साल शासन 88-89 के आसपास में रहते हैं, ठीक है। ये राजवंश पे हो जाता है, अपना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस तरीके से आप इसको याद रख लेना विशेष रूप से। ये बात जो जाता है, हाँ ठीक है, 89 तक ही था भाई, 89 तक इस तक क्या रह जाता है, साहब शासन रहता है 89 किलो, अपने क्या हो जाता है शासन पूरा। ये राजवंश के जितने भी अपने लोधी वंश का था, चाहे तुगलक वंश का था, खिलजी वंश का था, वो सारा डाटा आपने कर लिया कंप्लीट। तो बहलोल लोधी का टाइम पीरियड 51 से लेकर कब तक आ रहा है, 89 तक आ रहा है। 89 से 1517 तक आ रहा है। 17 से लेकर 26 तक इसका काम टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। इब्राहिम लोधी का पानीपत का युद्ध होता है, उसमें बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है। जीतने के बाद में कौन से राजवंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, बहू ने सिक्का फोड़ा किस पर, अबू पे, अबू से इब्राहिम बना लेना, किस पे, तो इब्राहिम क्या हो गया, रो पड़ा। इसको इस तरीके से याद रखना कि अब बहू ने क्या किया, सिक्का फोड़ दिया, किसके सिर के ऊपर, अब्बू के सिर पे फोड़ा। तो अब्बू क्या होने लगा, वैसा रोने लग गया, क्यों, सिक्को खाई जाए सिर का, टोटल में लाग नहीं, दर्द बहुत है। ध्यान रखना भाई, ये मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी बता दिया। पूरे राजवंश का जो शासन काल था, सन वगैरह थे, वो सारे के सारे डाटा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसको अच्छे से याद करना, नोट्स बनाना, और बहुत इजी तरीके से मैंने बताया। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और ताकि मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ भाई लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं।